नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारा जो आधुनिक भारतीय इतिहास का क्लास चल रहा था उसमें हम लोगों ने 3 महत्वपूर्ण क्लासों को देखा था। उसके बाद आज यह चौथी क्लास है आधुनिक भारत की। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने अंग्रेज़ों तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में डिटेल से पढ़ा था। आज की जो क्लास है यह फ्रांस और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा की जाएगी कि कौन कौन से गवर्नर जनरल हैं और किस प्रकार से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और भारत में उनकी नीतियां क्या रही हैं, अंग्रेज़ों के प्रति उनकी नीतियां क्या रही हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कर्नाटक युद्ध जो हुए हैं, 3 कर्नाटक युद्ध, उसके विषय में विस्तार पूर्वक हम लोग देखेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की इस सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर फ्रांस की बात करते हैं तो भारत में यूरोपीय देशों में भारत में आने वाले फ्रांसीसी जो हैं सबसे अंत में आते हैं। ठीक, फ्रांसीसी भारत में सबसे अंत में आते हैं। अगर फ्रांस के द्वारा भारत में आने के संबंधित जो महत्वपूर्ण विचारक हैं, कौन कौन से विचारक ऐसे थे जो भारत में कंपनी के माध्यम से व्यापार करना चाहते हैं, तो उनमें हेनरी चतुर्थ, रिशलू, कोलबर्ट जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण और दूरदर्शी विचारक जो हैं, यह चाहते थे कि भारत में व्यापार किया जाए। भारत के व्यापार के महत्व को वह लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते थे और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में, वह है जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट की। ठीक, जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट जो हैं यह लुई 14वें के वित्त मंत्री थे। कोलबर्ट जो हैं लुई 14वें के वित्त मंत्री थे। इनके प्रयास से ही जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, इसलिए इनको फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक भी माना जाता है। इनका उद्देश्य क्या था कि क्यों एक कंपनी की स्थापना की जाए? इनका उद्देश्य फ्रांस को पूर्वी व्यापार में एक प्रमुख शक्ति बनाना था ताकि डच और अंग्रेज़ों का मुकाबला कर सकें। तो आपने देखा कि अगर एक विचारक, एक व्यक्ति की बात की जाए तो कोलबर्ट जो हैं वह चाहते थे कि एक ऐसी कंपनी बनाई जाए ताकि वह व्यापार करके अधिक से अधिक धन भारत से फ्रांस लाया जाए ताकि उसका प्रयोग हम विभिन्न युद्धों में अंग्रेज़ों और डचों से लड़ने में कर सकें। ठीक, तो प्रश्न पूछ सकता है जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट कौन थे? लुई 14वें के वित्त मंत्री थे। आगे देखते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना जो होती है 1664 ईस्वी में। आधिकारिक जो इसका नाम है, सब लोग तो जानते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी महत्वपूर्ण है, इसका नाम सब लोग इसी से जानते हैं, परंतु आधिकारिक नाम कंपनी द इंडस ओरिएंटल था। इसका क्या नाम था? कंपनी द इंडस ओरिएंटल था। कल हम लोगों ने देखा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसमें 217 साझेदार थे, शेयरधारक थे। कितने? 217 शेयरधारक थे। जबकि आज जब हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में, इसमें शेयरधारक नहीं हैं, बल्कि इसमें जो इसकी गवर्निंग बॉडी है, जिस प्रकार से यह चलाया जाता है, उसकी नीतियों का निर्धारण फ्रांस की सरकार यानी वहाँ के शासक के द्वारा किया जा रहा है। ठीक, गवर्निंग बॉडी कौन है? फ्रांस की सरकार, यानी यह एक सरकारी कंपनी थी, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वह निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी थी। इसमें 217 जो शेयरधारक हैं, साझेदार हैं, हिस्सेदार जो हैं, वही सभी नीतियों का निर्धारण करते थे और जो इसके गवर्नर जनरल या फिर जो अधिकारी होते थे उनको बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायित्व दिए जाते थे ताकि वह तत्काल अपने विवेक के अनुसार फैसला ले सकें। जबकि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर होते थे वे बहुत ज़्यादा फैसला लेने में, कोई भी निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं थे। वे किस पर निर्भर थे? वे सब फ्रांस की सरकार पर निर्भर थे। इसी की वजह से जब आप आगे पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि इस नियंत्रण के प्रभाव के क्या कहते हैं हमें उस दिखाई देता है विभिन्न नीतियों में। तो इसके प्रभाव की वजह से, ज़्यादा नियंत्रण होने की वजह से जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में असफलता होती है, यह बहुत बड़ा कारण बन करके निकलता है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा।
अब कोई भी नीतियों का निर्धारण किया जाए तो जैसे आप आज लोग देखते हैं कि सरकारी कंपनी में अगर कोई नियम बनाए जाएंगे तो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, तीसरे ऑफिस फाइल घूमती रहती है, जबकि वही कार्य अगर प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया जाता है तो वह जो उसका क्या कहते हैं निदेशक होता है या गवर्नर होता है, वह तत्कालीन समय में CEO जो होता है वह तुरंत निर्णय लेकर के उस नियम को बना देता है, जबकि सरकारी कार्य बहुत विलंब से होते हैं। तो इसी की वजह से कोई भी निर्णय बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता था और इसकी वजह से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी विभिन्न मुद्दों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कहते हैं पीछे हटती जाती है हर समय। और फिर बाद में आप देखोगे कि जब कर्नाटक युद्ध होते हैं तो वहाँ पर भी यह हमें दिखाई पड़ता है कि कितना ज़्यादा इस पर क्या कहते हैं सरकारी नियंत्रण था। इसकी वजह से जो इसके डायरेक्टर या फिर गवर्नर होते थे वह निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं थे। आगे देखते हैं। अब जब कंपनी की स्थापना 1664 में हो जाती है तो 1667 ईस्वी में पहले अभियान यानी पहली बार उस कंपनी के लोगों को भेजा जाता है फ्रांसिस कैरोन या फिर फ्रैंको कैरो की अध्यक्षता में। ठीक, इनकी अध्यक्षता में पहला जो अभियान दल है 1667 में आता है। इस दल के साथ में एक व्यक्ति ईरान का था जिसका नाम मरकारा था। कौन था? मरकारा था। ईरान या इस्फान, ठीक, इस्फान एक जगह है ईरान में, तो वहाँ का एक निवासी मरकारा भी इसमें शामिल था। इस कंपनी के जब 1667 में यह लोग आते हैं तो पहली बार सूरत में 1668 में, ठीक, 1668 में पहली फैक्ट्री कहाँ पर? सूरत में स्थापित की जाती है, जो कि पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री मानी जाती है भारत में। दूसरी फैक्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो दूसरी फैक्ट्री 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम, जो कि दक्षिण भारत में है, मद्रास के पास में, वहाँ पर इसको स्थापित किया जाता है। ठीक, मसूलीपट्टनम 1669 में स्थापित किया जाता है। इस फैक्ट्री की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है वह मरकारा था। इसने गोलकुंडा के शासक से, सुल्तान से अनुमति पत्र प्राप्त किया था। ठीक, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब जब यहाँ पर मसूलीपट्टनम में यह लोग स्थापित होते हैं तो धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों पर भी व्यापार के माध्यम से यह लोग अधिकार करने लगते हैं। एक महत्वपूर्ण घटना घटती है 1672 ईस्वी में। 1672 ईस्वी में एडमिरल एक था फ्रांसीसियों का, दी ला हे। इसने गोलकुंडा और डचों की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। ठीक, गोलकुंडा और डचों की संयुक्त सेना को हराकर मद्रास के पास में एक स्थल है सेंथोमे, यहाँ पर अधिकार कर लिया। ठीक, सेंथोमे में 1672 ईस्वी में अधिकार कर लिया, परंतु 1674 ईस्वी में सेंथोमे को यह हार जाता है। ठीक, फ्रांस के लोग हार जाते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को एक स्थल, सुरक्षित स्थल की तलाश रहती है जहां पर यह अपना मुख्यालय स्थापित करें, ताकि व्यापार की जो अन्य गतिविधियां हैं वहां से सुरक्षा के साथ साथ सभी स्थलों का क्या कहते हैं गवर्न वहां पर कर सकें। तो इसीलिए यह लोग एक सुरक्षित स्थल की तलाश करते हैं जो पांडिचेरी के रूप में इनको प्राप्त होता है। 1673 ईस्वी की घटना है। फ्रांसिस कैरोन की वापसी के बाद नियुक्त एक व्यक्ति होता है फ्रैंको मार्टिन। ठीक, फ्रैंको मार्टिन, इसके साथ में वेलांग लेस्पिने जो हैं, दो लोग क्या कहते हैं भारत आते हैं। फ्रांसिस कैरोन वापस जाता है, उसके बाद फ्रैंको मार्टिन और वेलांग लेस्पिने भारत आते हैं। इन्होंने विलकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया। कब? 1673 में। तो फ्रैंको मार्टिन ही इसमें महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर 1674 में इसी गांव के स्थान पर पांडिचेरी नामक फ्रांसीसी बस्ती की नींव रखी गई। कहाँ पर? पुदुचेरी को बाद में 1674 में पांडिचेरी के नाम से एक फ्रांसीसी बस्ती यहाँ पर बनाई गई और इस बस्ती के लिए प्रथम गवर्नर के रूप में फ्रैंको मार्टिन को बनाया गया। ठीक, फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी के पहले गवर्नर बनते हैं। इन्होंने एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र के रूप में पांडिचेरी को विकसित किया, तो इसको ध्यान में रखना है। और 1701 ईस्वी में पांडिचेरी को ही पूर्व के सभी व्यापारिक क्या कहते हैं केंद्रों तथा फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बना दिया जाता है।
कब? 1701 में पांडिचेरी को सभी फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बना दिया जाता है। फ्रैंको मार्टिन की अगर हम बात करेंगे तो मैंने पहले ही बताया है, भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है। ठीक, इन्होंने पांडिचेरी को फ्रांसीसी शक्ति का मुख्य केंद्र बनाया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं फ्रैंको मार्टिन। आगे देखते हैं, जब यह लोग दक्षिण भारत में स्थापित हो जाते हैं, फिर उसके बाद यह लोग कई बंगाल में और अन्य स्थलों पर कई किले बनवाते हैं। अब इन किलों से भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न ऐसे नहीं पूछता है कि कहाँ पर कब कौन सा किला बनाया गया, बल्कि मिलान वाले प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर किले का नाम पूछा जाता है कि किस जगह पर है। ठीक, तो चंद्रनगर की स्थापना कब होती है? 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी की घटना है। शाइस्ता खां वहाँ का एक सूबेदार था बंगाल में। तो इस सूबेदार से 1674 ईस्वी में एक जगह प्राप्त की जाती है। ठीक, इस सूबेदार ने एक जगह दी जिस पर 1690-92 में चंद्रनगर नामक एक बस्ती, फ्रांसीसी बस्ती की स्थापना होती है। कब? 1690-92 के बीच में। तो इसको ध्यान में रखिएगा, 1690-92 में चंद्रनगर की स्थापना होती है और इसी चंद्रनगर में फोर्ट ओरियलिंस, ठीक, फोर्ट ओरियलिंस जो है यहाँ पर एक किला बनवाया जाता है जिसका नाम फोर्ट ओरियलिंस या फिर इसी को गुस्ताउस फोर्ट भी कहा जाता है। तो दोनों एक ही नाम है, इसको ध्यान में रखिएगा। फोर्ट लुइस की अगर हम बात करेंगे तो फोर्ट लुइस पांडिचेरी में पांडिचेरी जो है, फोर्ट लुइस पांडिचेरी में था, जिसका निर्माण फ्रैंको मार्टिन ने करवाया था। फ्रैंको मार्टिन अभी मैंने बताया था, जो स्थल प्राप्त करते हैं फिर उसका विकास करते हैं, तो वहीं पर पांडिचेरी में फोर्ट लुइस बनवाया जाता है। फिर उसके बाद डचों से इनका संघर्ष होता है, लड़ाई होती है। 1693 ईस्वी में डचों ने पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1697 ईस्वी में रिजविक की एक संधि होती है, महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। रिजविक की संधि के द्वारा फ्रांसीसियों को यह जो स्थल है पुनः प्राप्त हो जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। फिर कंपनी जब धीरे धीरे भारत में व्यापार करने लगती है और विभिन्न स्थलों पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करती है, तो यहाँ पर एक सुधार किया जाता है। कंपनी की मूल संरचना में एक सुधार किया जाता है। वित्तीय सुधार 1720 में होता है। जॉन लॉ ने फ्रांसीसी वित्त व्यवस्था में सुधार किए और कंपनी का इंडीज की चिरस्थायी कंपनी, परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज के रूप में पुनर्गठन किया, जिससे कंपनी को नई गति मिली। ठीक, 1720 में क्या हुआ? वित्तीय सुधार हुआ। 1721 में मॉरिशस पर अधिकार कर लिया फ्रांस के लोगों ने। फिर 1725 में मालाबार तट पर स्थित माही या फिर माहे, ठीक, माही या फिर माहे नामक स्थल पर इन्होंने कब्जा कर लिया। फिर 1739 में कारिकाल पर भी इन लोगों ने अधिकार कर लिया। तो इन स्थलों तथा इनके द्वारा अधिकार कब किया गया, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ड्यूमा का कार्यकाल 1735 से। एक गवर्नर होता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में। गवर्नर ड्यूमा के समय फ्रांसीसी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। उन्होंने मराठा आक्रमण के समय कर्नाटक के नवाब दोस्त अली के उत्तराधिकारियों को शरण दी, जिससे प्रसन्न होकर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने उन्हें नवाब की उपाधि प्रदान की। तो इसको ध्यान में रखना है, प्रश्न पूछ सकता है कि फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूमा को किसने नवाब की उपाधि प्रदान की थी? तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है डुप्ले का समय। ठीक, डुप्ले जो कि पहला विचारक भी माना जाता है भारत में विभिन्न प्रकार की नीतियों को प्रारंभ करने का। ठीक, तो डुप्ले के अगर हम बात करेंगे तो 1741-42 में जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्ले जो कि पांडिचेरी का गवर्नर बन करके आता है। पांडिचेरी के गवर्नर बनने से पहले यह चंद्रनगर का गवर्नर था। ठीक, पांडिचेरी का गवर्नर बनने से पहले यह चंद्रनगर का गवर्नर था। डुप्ले पहला यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भारत में केवल व्यापार करने के बजाय एक यूरोपीय साम्राज्य स्थापित करने का सपना देखा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, यह भारतीय राजाओं के झगड़ों में क्या कहते हैं हस्तक्षेप करता था, उत्तराधिकार में हस्तक्षेप करता था, फिर उनके द्वारा विभिन्न स्थलों को भी प्राप्त करता था। ठीक,
डुप्ले की नीति की अगर हम बात करेंगे तो इसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाने की नीति शुरू की। यह नीति बाद में अंग्रेजों द्वारा भी अपनाई गई। तो जो ब्रिटिश रेजिडेंट रखे जाते थे उसकी शुरुआत डुप्ले के द्वारा ही की जाती है। ठीक, मैकाले का कथन क्या था? मैकाले ने डुप्ले के विषय में क्या कहा था? यह भी महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा सकता है। डुप्ले पहला व्यक्ति था जिसने यह अनुभव किया कि भारत में मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। किसका कथन है? मैकाले का। मैकाले कहता है कि डुप्ले पहला व्यक्ति था जिसने अनुभव किया कि भारत में मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। डुप्ले गवर्नर बनने के बाद फ्रांसीसी कंपनी भारतीय राजनीति में सक्रिय हो गई, जिससे अंग्रेजों के साथ उनका सीधा टकराव अवश्यंभावी हो गया। ठीक, यहीं से कर्नाटक युद्धों की पृष्ठभूमि भी तैयार होती है, क्योंकि डुप्ले बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। जब दो महत्वाकांक्षी व्यक्ति एक जगह पर शासन करेंगे तो आवश्यक है कि बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों में टकराव होना आवश्यक है। ठीक, क्योंकि दोनों लोग कब्जा करने की कोशिश करेंगे विभिन्न स्थलों पर, तो इसकी वजह से टकराव होगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कर्नाटक युद्ध होते हैं, 3 कर्नाटक युद्ध। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष जिन्हें कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है। कोरोमंडल तट पर स्थित कर्नाटक क्षेत्र के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 20 वर्षों तक चले 3 युद्धों को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इन युद्धों को कब हुए और क्यों हुए और किस संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हुए हैं, यह अक्सर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है और मिलान करने वाले या फिर क्या कहते हैं ऐसे ही वन लाइनर टाइप के प्रश्न इनसे बनते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच में हुआ क्यों था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के कारण हुआ था। समाप्त कैसे हुआ? एक्स-ला-सैपल की संधि के द्वारा यह समाप्त हुआ। दूसरे कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो 1749 से 54 के बीच में हुआ। युद्ध क्यों हुआ था? यह भारतीय राजाओं के उत्तराधिकार के विवाद को लेकर के हुआ था, हैदराबाद और कर्नाटक। समाप्त कैसे हुआ? पांडिचेरी की संधि के द्वारा। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1757 से 63 के बीच में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो जाता है, तो भारत में भी यूरोपीय जो शक्तियां हैं ब्रिटेन और फ्रांस आपस में लड़ने लगती हैं, तो इसी की वजह से तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है। जब यूरोप में पेरिस की संधि हो जाती है, यूरोप में पेरिस की संधि होती है, तो भारत में भी यह शक्तियां उस संधि को मानने के लिए बाध्य हो जाती हैं, भारत में भी यह युद्ध समाप्त हो जाता है। अब देखिए लड़ाई जो दूसरा कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ था, तो इसको आप लोग जानते हैं कि इस समय कर्नाटक दक्कन के सूबेदार हैदराबाद के निजाम के नियंत्रण में था। फ्रांस में इस दौरान लुई 15वें का शासन था। तो यह भी पूछा जा सकता है कि जब कर्नाटक युद्ध हो रहे थे तो फ्रांस में कौन सा राजा था, तो फ्रांस में लुई 15वें का शासन था। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध डिटेल से इसको देख लेते हैं, क्यों हुआ, क्या क्या घटनाक्रम हुए। ठीक, तो प्रमुख कारण जो हुआ है 1740 में यूरोप में शुरू हुआ ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक, ऑस्ट्रिया जो वहाँ यूरोप में एक देश है, वहाँ पर उत्तराधिकार को लेकर के लड़ाई हुई, किसमें, जिसकी वजह से ब्रिटेन और फ्रांस विरोधी खेमों में भारत में भी संघर्ष का कारण बना। ठीक, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के यूरोप में लड़ाई हुई, तो भारत में भी यह युद्ध प्रारंभ हो गया। तत्कालिक कारण की अगर हम बात करेंगे तो अंग्रेज कैप्टन बर्नेट ने कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया, जिसकी वजह से यह युद्ध का तत्कालिक कारण बना। डुप्ले ने क्या कहा, इसमें क्या किया? डुप्ले ने युद्ध टालने के लिए मद्रास के अंग्रेज गवर्नर निकोलस मोर्स के सामने तटस्थ रहने का प्रस्ताव रखा, जिससे अस्वीकार कर दिया गया। देखिए जब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के वहाँ पर संघर्ष प्रारंभ होता है यूरोप में, तो डुप्ले कहता है कि वहाँ पर युद्ध हो रहा है तो होने दीजिए। किससे कहता है? निकोलस मोर्स जो कि अंग्रेज गवर्नर था, उससे कहता है कि वहाँ पर युद्ध हो रहा है तो होने दीजिए, यहाँ पर हम लोग नहीं लड़ेंगे, यहाँ पर तटस्थता को जारी रखेंगे। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बुर्देने की नौसैनिक सहायता से मद्रास पर आक्रमण किया। जब निकोलस मोर्स नहीं मानता है इस बात को, तो फिर डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बुर्देने
की नौसैनिक सहायता से मद्रास पर आक्रमण किया। लाबुर्देने ने रिश्वत लेकर मद्रास को अंग्रेजों को वापस कर दिया। ठीक, डुप्ले ने तुरंत पुनः घेराबंदी कर दी और 1746 में मद्रास को फिर से जीत लिया। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसी को सेंट थॉम का युद्ध भी कहा जाता है। सेंट थॉम का युद्ध भी कहा जाता है। सेंट थॉम या अडयार का युद्ध 1747 में होता है। पृष्ठभूमि इसकी क्या है कि कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने अपने पुत्र महफूज खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना को मद्रास फ्रांसीसियों से छीनने के लिए भेजा। देखिए, जब डुप्ले ने क्या किया, कब्जा कर लिया था मद्रास पर। ठीक, कब? 1746 में। 1746 में जब कब्जा कर लिया था तो उसके बाद जो कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन था उसने अपने पुत्र महफूज खान को भेजा कि जाकर के वहाँ पर अधिकार करो। फिर बाद में कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में एक छोटी सी सुप्रशिक्षित फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी के किनारे नवाब की विशाल सेना को पराजित कर दिया। ठीक, तो महफूज खान जो कि एक विशाल सेना के साथ में आता है, परंतु फ्रांसीसियों का एक कैप्टन था पैराडाइज, उसके कुशल नेतृत्व में अडयार नदी के किनारे उन्होंने नवाब की सेना को पराजित कर दिया। इस युद्ध ने यूरोपीय प्रशिक्षित सेना की श्रेष्ठता को भारतीय सेनाओं पर सिद्ध कर दिया। यानी इस युद्ध से यह प्रमाणित हो जाता है कि एक अच्छे से प्रशिक्षण प्राप्त जो सेना है वह विशाल से विशाल भारतीय सेना को पराजित कर सकती है। युद्ध का अंत कैसे होता है? 1748 में यूरोप में एक्सला सैपल की संधि होती है। इस संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में भी यह युद्ध समाप्त हो जाता है। संधि की शर्तें क्या थी? मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया, जिसको डुप्ले ने कब्जा कर लिया था, और बदले में उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग का क्षेत्र फ्रांस को वापस मिल गया। यानी भारत में अंग्रेजों को फ्रांस क्या कहते हैं, मद्रास मिल गया, जबकि उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग जो है वह फ्रांस को मिल गया। ठीक, युद्ध से किसी पक्ष को कोई खास लाभ नहीं हुआ, बल्कि हानि हुई, जान और माल की हानि। ठीक, आगे देखते हैं। इसके बाद 1749 से 54 के बीच में द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण आपको पता है, भारतीय राजाओं हैदराबाद और कर्नाटक यहाँ पर उत्तराधिकार को लेकर के लड़ाई होती है। अब उत्तराधिकार को लेकर के लड़ाई क्यों होती है? पहला है हैदराबाद, यहाँ का निजाम था आसफ जाह। ठीक, आसफ जहां की मृत्यु जब हो जाती है तो उसके पोते मुजफ्फर जंग और बेटे नासिर जंग के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष हो जाता है। देखिएगा, आसफ जहां का बेटा था नासिर जंग और इसका बेटा था मुजफ्फर जंग। ठीक, तो आसफ जहां की मृत्यु के बाद जो उसका पोता है मुजफ्फर जंग और उसके बेटे नासिर जंग के बीच उत्तराधिकार को लेकर के लड़ाई होती है। ठीक इसी प्रकार से एक स्थिति बनती है कर्नाटक में। कर्नाटक में जो नवाब है अनवरुद्दीन और उसके पूर्व का जो नवाब है उसका दामाद चंदा साहब के बीच संघर्ष हो जाता है। तो इसी संघर्ष में जो क्या कहते हैं अंग्रेज और फ्रांस हैं, उन्होंने अपना लाभ देखना शुरू कर दिया। उन्होंने एक दूसरे के विरोध में भारतीय शासकों का पक्ष लेना शुरू कर दिया। अब देखिए, हैदराबाद में मुजफ्फर जंग, कर्नाटक में चंदा साहब, इन दोनों का पक्ष किसने लिया? इन दोनों का पक्ष लिया फ्रांस ने। ठीक, नासिर जंग और मोहम्मद अली, इन दोनों का पक्ष लिया इंग्लैंड ने। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। गुटों का निर्माण, फ्रांसीसी खेमा मुजफ्फर जंग जो कि हैदराबाद का था, चंदा साहब जो कि कर्नाटक था, इसको फ्रांस ने साथ दिया। अंग्रेजी खेमा नासिर जंग हैदराबाद का था, मोहम्मद अली अनवरुद्दीन का जो कि पुत्र था, इन लोगों का साथ अंग्रेजों ने दिया। ठीक, आगे फिर क्या होता है कि जब युद्ध शुरू हो जाता है, प्रारंभिक फ्रांसीसी सफलता की अगर हम बात करेंगे तो अंबर का युद्ध होता है 1749 में। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग की संयुक्त सेना ने अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला। ठीक, फ्रांसीसी, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग, इन तीनों की सेनाओं ने अनवरुद्दीन को पराजित किया और उसको मार डाला। परिणाम स्वरूप चंदा साहब कर्नाटक का नवाब और मुजफ्फर जंग दक्कन के सूबेदार बन गया। डुप्ले की शक्ति और प्रतिष्ठा अपने चरम पर पहुंच गई। उसे कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र का गवर्नर बनाया गया।
ठीक, यानी यह पहले की बात है। जब युद्ध प्रारंभ होता है तो शुरू में फ्रांस को सफलता मिलती है, क्योंकि फ्रांस चंदा साहब और इधर मुजफ्फर जंग, तीनों की जो सेना है उसने मिलकर के अनवरुद्दीन को पराजित कर दिया। इसके बाद फिर क्या होता है कि अंग्रेज़ों की वापसी कैसे होती है। इसी में आप लोग देखोगे क्लाइव, जो कि एक वहाँ पर मामूली सैनिक था, उसके सलाह पर अर्काट का घेरा 1751 ईस्वी में डाला जाता है। ठीक, अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली जो है यह त्रिचनापल्ली के किले में शरण लिए हुए था, जिसे चंदा साहब और फ्रांसीसियों ने घेर लिया था। अब इसी में क्लाइव की योजना काम करती है। एक क्लर्क था रॉबर्ट क्लाइव ने मद्रास के गवर्नर सैंडर्स को सुझाव दिया कि त्रिचनापल्ली पर दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर आक्रमण किया जाए। इस सलाह का परिणाम क्या हुआ? क्लाइव ने एक छोटी सी सेना के साथ अर्काट पर कब्जा कर लिया और 53 दिनों तक सफलतापूर्वक उसकी रक्षा की। यह युद्ध का टर्निंग पॉइंट था। ठीक, अब आगे देखिए, जब क्लाइव ने अर्काट पर घेरा डाला और उस पर अधिकार कर लिया, तो इसके बाद क्या होता है कि अर्काट की घटना के बाद क्लाइव और मेजर लॉरेंस ने मिलकर फ्रांसीसियों और चंदा साहब को पराजित किया। चंदा साहब को पकड़कर मार दिया गया और अंग्रेजों का समर्थक मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया गया। फिर डुप्ले 1754 में वापस आता है। इस हार और कंपनी को हो रहे वित्तीय नुकसान से निराश होकर फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया। अब जब यह युद्ध हो रहा था तो उसमें फ्रांस को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं धन की हानि हो रही थी, साथ ही साथ विभिन्न स्थलों पर फ्रांस की सेना हार भी रही थी। इससे परेशान होकर के जो फ्रांस की सरकार है, क्योंकि सरकार का ही नियंत्रण था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पर, तो सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया। उसके स्थान पर गोडेहू को गवर्नर बना करके भेजा। जब गोडेहू भारत में आता है तो वह तुरंत ही एक संधि कर लेता है, जिसको पांडिचेरी की संधि 1755 में, ठीक, जिसको पांडिचेरी की संधि कहा जाता है। इसने जब संधि कर ली तो उस संधि में यह प्रावधान किया गया कि दोनों लोग जो हैं एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश को वापस लौटा देंगे। ठीक, तो जब यह संधि हो जाती है तो डुप्ले का एक कथन फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध। डुप्ले कहता है, इस संधि होने पर डुप्ले कहता है कि गोडेहू ने अपने देश की बर्बादी तथा राष्ट्र के अपमान पर हस्ताक्षर किए, क्योंकि डुप्ले तो ऐसा अगर होता तो कभी संधि न करता। तो जब गोडेहू यह संधि करता है तो उसी को लेकर के डुप्ले कहता है कि गोडेहू ने अपने देश की बर्बादी तथा राष्ट्र के अपमान पर हस्ताक्षर किए। आगे देखते हैं। तीसरा जो कर्नाटक युद्ध होता है 1757 से 63 के बीच में। अब युद्ध का कारण क्या है? पहले ही बताया है मैंने, सप्तवर्षीय युद्ध, 7 ईयर्स वार, जो कि यूरोप में होते हैं, जिसके बाद भारत में भी शुरू हो जाते हैं। अंग्रेजों की स्थिति की अगर हम बात करेंगे तो 1757 में अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीतकर बंगाल पर अधिकार कर लिया था। बंगाल से मिले उनको बंगाल से जब अधिकार कर लिया तो बहुत ज़्यादा उनको धन प्राप्त हो रहा था, जिससे आर्थिक रूप से वह बहुत ही मजबूत हो गए थे। ठीक, तो इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर मैप से आप देख सकते हो कि बंगाल पर जब उन्होंने अधिकार कर लिया तो दक्षिण भारत पर भी वह लोग कब्जा करने का प्रयास करने लगे। फ्रांस का सेनापति होता है काउंट डी लाली। फ्रांसीसी सरकार ने अंग्रेजी प्रभाव को समाप्त करने के लिए काउंट डी लाली के नेतृत्व में एक विशाल सेना भारत भेजी, जो अप्रैल 1758 को भारत पहुंचा। ठीक, लाली की रणनीतिक भूल, इसमें भूल में क्या है कि लाली ने मद्रास पर आक्रमण करने के लिए हैदराबाद से अनुभवी सेनापति बुस्सी को वापस बुला लिया। यह मद्रास पर आक्रमण करना चाहते थे, इसलिए हैदराबाद में जो सेनापति है बुस्सी, वह वहाँ पर नियुक्त था, उसको वापस बुला लिया। क्योंकि बुस्सी के हटते ही अंग्रेजों ने उत्तरी सरकार के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, तो अंग्रेजी सेना का वहाँ पर नेतृत्व कर्नल फोर्ड कर रहे थे। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, उत्तरी सरकार पर अधिकार कर लिया, यानी हैदराबाद के क्षेत्र पर पूरा इन्होंने अधिकार कर लिया। आगे की घटना क्या है, जब ये अधिकार कर लेते हैं तो 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है, जो कि इस युद्ध के बाद ही जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका बहुत इसमें नुकसान हो जाता है। ठीक, तो 1759 के अंत में अनुभवी अंग्रेजी सेना नायक सर आयर कूट एक विशाल सेना लेकर मद्रास पहुंचते हैं
और 22 जनवरी 1760 को मद्रास और पांडिचेरी के बीच में एक स्थल है वांडीवास, वहाँ पर एक युद्ध होता है जिसमें फ्रांसीसियों की भयानक हार होती है। अंग्रेजी सेना का अगर सेनापति की बात करेंगे तो आयरकूट है, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया। परिणाम तो पता ही है, परिणाम अंग्रेजों की विजय हो जाती है। फ्रांसीसी सेनापति बुस्सी को बंदी बना लिया जाता है और इस हार ने भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का फैसला कर दिया। ठीक, युद्ध का अंत 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर भी अधिकार कर लिया और लाली ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक, जो कि गवर्नर है काउंट डी लाली, उसने आत्मसमर्पण कर दिया और उस पर मुकदमा चलाया गया। बाद में फ्रांस में उसको फांसी भी दे दी गई। ठीक, बाद में उसे फ्रांस में फांसी दे दी गई, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिर युद्ध की समाप्ति कैसे होती है? पेरिस की संधि होती है 1763 में और इस संधि के द्वारा 10 फरवरी 1763 को पेरिस की संधि होती है। जब सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो जाते हैं तो भारत में भी यह संघर्ष समाप्त हो जाता है। संधि की शर्तें, भारत के लिए संधि की शर्तें क्या थी कि चंद्रनगर को छोड़कर के पांडिचेरी समेत अन्य फ्रांसीसी बस्तियां उन्हें लौटा दी गई। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह थी कि फ्रांसीसी अब भारत में अपनी बस्तियों की किलेबंदी नहीं कर सकते थे और न ही सेना रख सकते थे। ठीक, फ्रांसीसी जो हैं भारत में न तो किलेबंदी कर पाएंगे न तो सेना रख पाएंगे। इस संधि ने भारत में फ्रांसीसियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरी तरह समाप्त कर दिया। अब वे केवल व्यापारी बनकर रह गए और अंग्रेजों के लिए सर्वोच्च शक्ति बनने का मार्ग पूरी तरह साफ हो गया। ठीक, तो जो पेरिस की संधि होती है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद अंग्रेजों जो फ्रांसीसी हैं इनको पूरी तरीके से यहाँ पर यह राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की जो इनकी महत्वाकांक्षा थी वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है और अंग्रेज सर्वोच्च शक्ति के रूप में भारत में स्थापित होने लगते हैं। भारत की आज़ादी के समय की अगर हम बात करेंगे 1947 के समय पांडिचेरी, कराईकल, माहे, यनम और चंद्रनगर फ्रांस के अधीन थे। अगर हम सारांश रूप में बात करते हैं कि फ्रांसीसियों की असफलता के क्या क्या कारण रहे हैं, तो पहला है कंपनी की प्रकृति क्या थी। यह एक सरकारी विभाग की तरह नौकरशाही और लालफीताशाही से ग्रस्त थी। कौन? फ्रांसीसी कंपनी। ब्रिटिश कंपनी क्या थी? एक निजी और स्वायत्त कंपनी थी जो तेजी से निर्णय ले सकती थी, जो मैंने पहले बताया था। नौसैनिक शक्ति की बात करेंगे कि नौसैनिक रूप से नौवहन क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठता की अगर बात करेंगे तो अंग्रेजी की तुलना में यह कमज़ोर इनकी नौसेना थी, जबकि अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठ नौसैनिक शक्ति थी जो समुद्र पर नियंत्रण रखती थी। उसके बाद आर्थिक संसाधनों की अगर हम बात करेंगे तो इनके फ्रांसीसियों के आर्थिक संसाधन जो हैं सीमित हैं, सरकार की वित्तीय सहायता पर निर्भर थे। जबकि ब्रिटिश जो कंपनी है बंगाल विजय 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है तो बंगाल में जब यह विजय कर लेते हैं तो वहाँ से अपार धन और संसाधनों की इनको प्राप्ति हो जाती है। तो वित्तीय सहायता इनकी ज़्यादा बढ़िया है जबकि फ्रांसीसियों की कम है। नेतृत्व की अगर हम बात करेंगे तो इनके पास फ्रांसीसियों के पास सिर्फ एक ही व्यक्ति महत्वपूर्ण था, डुप्ले। ठीक, एक योग्य नेता था परंतु उसे वापस बुला लिया जाता है और उसके बाद जो लाली आता है वह बहुत ही अयोग्य साबित होता है। जबकि अंग्रेजों के पास क्लाइव, लॉरेंस, आयरकूट जैसे निरंतर और अधिक कुशल सेनापति थे। ठीक, यानी नेतृत्व के विषय में भी अगर आप देखोगे तो अंग्रेजों के पास अच्छे नेता थे जबकि इनके पास बहुत ही कम थे। आगे हम देखते हैं कि इनका आगमन, मतलब अगर पूरा जो हम लोगों ने वीडियो देखा है उसका सारांश देखा जाए तो आगमन और उद्देश्य की जब हम बात करेंगे तो फ्रांसीसी भारत में आने वाले अंतिम प्रमुख यूरोपीय शक्ति थे जिनका उद्देश्य शुरू में व्यापार था, लेकिन डुप्ले के नेतृत्व में यह राजनीतिक प्रभुत्व में बदल गया। कर्नाटक युद्ध, यह युद्ध यूरोपीय प्रतिद्वंदिता और भारतीय उत्तराधिकार विवादों का परिणाम थे जिन्होंने भारत में यूरोपीय वर्चस्व के लिए मैदान तैयार किया। निर्णायक मोड़ क्या हुआ? अर्काट का घेरा 1751 और वांडीवास का युद्ध 1760 इस संघर्ष के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ थे जिन्होंने अंग्रेजों के पक्ष में पासा पलट दिया। असफलता यानी फ्रांसीसियों की असफलता के मुख्य कारण क्या थे? फ्रांसीसी कंपनी का सरकारी स्वरूप, कमजोर नौसेना, बंगाल जैसे समृद्ध प्रांत का अभाव और नेतृत्व की कमियां उनकी हार के मुख्य कारण थे।
अंतिम परिणाम क्या हुआ कि पेरिस की संधि 1763 में हुई, जो मैंने बताया था। फ्रांसीसी भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में समाप्त हो गए, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में साम्राज्य विस्तार का रास्ता खुल गया। ठीक, तो यह रहे आज की महत्वपूर्ण जो क्लास थी हम लोगों की, उसका सारांश हम लोगों ने देख लिया। डिटेल में हम लोगों ने पूरा इसका विस्तार से पढ़ लिया कि क्या क्या चीज़ें थी, कौन कौन से गवर्नर थे, फ्रांसीसियों की क्या क्या नीतियाँ थी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप सभी से निवेदन है कि अपने मित्रों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और क्या इसमें सुधार किए जा सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद।